हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको साइंस क्लास 10th का साइंस का अनसॉल्व पेपर बताने जा रहे हैं, जिसमें से आपके किसी भी अनसॉल्व पेपर सेट उठा लीजिए। 3 खंड होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिक्स का और सेकेंड होता है केमिस्ट्री का, थर्ड खंड होता है आपका बायो का। तो आज हम आपको बायो बताने जा रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग सारे सेट डाल चुके हैं आपके 2019, 20, 17, 18, 16 लगभग सारे सेट हो चुके हैं। इसलिए अब बायो का बचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें से चौथा सेट है 2020 का और बाकी के 3 हो चुके हैं। आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं और लगभग स्कूल अभी बंद ही चल रहे हैं, तो घर में ही बैठ कर के ऑनलाइन स्टडी जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए इसमें देखते हैं। पहले 4 बहुविकल्पी होते हैं और इनमें से बहुत से बच्चों की आदत होती है तुक्का लगाने की। तुक्का कोई भी ना लगाए, सोच समझ के आंसर लगाएं। 4 नंबर, एक एक नंबर बोर्ड में मायने रखता है आपका। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। प्रचलित रूप से यानी ऊर्जा का ग्रह किसे कहते हैं? माइट्रोकांडिया को। किसको कहते हैं? माइट्रोकांडिया को। आपने देखा होगा कि कहा गया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइट्रोकांडिया को। या कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइट्रोकांडिया को। तो इसी को आंसर क्या होगा? माइट्रोकांडिया। अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क कार्य करता है, यानी मानव का जो वृक्क होता है तो वो क्या कार्य करता है? मानव में जो वृक्क पाया जाता है वो उसका काम क्या है और वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? यानी उत्सर्जन, जैसे कि उत्सर्जन की क्रिया, जब मूत्र मूत्र की क्रिया बनती है तो ये वृक्क से छन करके ही अलग होता है, उसको कहते हैं उत्सर्जन, या वृक्क की क्रिया के द्वारा ही उत्सर्जन होता है। तो मानव वृक्क का कार्य क्या है? मुख्य कार्य इसका उत्सर्जन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत आपका है पेट्रोलियम। क्या होता है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत? पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? केवल प्रोटीन के बने होते हैं प्रायोन्स। उसमें आपके ऑप्शन होंगे अभी, तो इसमें हमने राइट वाला ही लिखा हुआ है। केवल प्रोटीन बने होते हैं आपके, प्रायोन्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? प्रायोन्स। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। ये कई तरीके से प्रश्न पूछता है। इसमें पूछा गया है पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र के विवरण दीजिए, और कई बार ये पूछ लेता है कि लिंग निर्धारण की व्याख्या कीजिए, तो इसका आंसर भी आपका यही होगा। चलिए देखते हैं। पुरुष के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पुरुष के बारे में ही बताएंगे। पुरुष में अलिंगी गुणसूत्र या ऑटोसोम के अतिरिक्त पाए जाने वाले गुणसूत्र यानी लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। पुरुष में ही लिंग गुणसूत्र की क्षमता पाई जाती है, और जो गुणसूत्र होते हैं स्त्री में तो XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष में ही लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र पाया जाता है, क्योंकि पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं एक X होता है और दूसरा Y होता है। Y जो होता है वो निर्धारित करता है, वो लिंग निर्धारण करता है, उससे पता चलता है कि पुत्र है या पुत्री हुई। तो इसमें से जो पुरुष का ही XY गुणसूत्र होता है वो अलग होता है, स्त्री के तो दोनों XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। तो बहुत से लोग हैं कि लड़की औरतों को दोष देने लगते हैं कि बार बार लड़की पैदा करती है, औरतों को कोई इसमें हाथ नहीं होता है। चलिए देखिए इसमें क्या कहते हैं विवरण में। मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्र या ऑटोसोम के अतिरिक्त पाए जाने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। पुरुष में 2 असमात लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि XX गुणसूत्र और एक Y गुणसूत्र पाया जाता है। X गुणसूत्र क्रोमोसोम व दूसरे को Y क्रोमोसोम कहा जाता है। X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि पुरुष विषम युग्मजीव होते हैं। पुरुष क्या होते हैं? विषम युग्मजीव होते हैं। इन XY लिंग गुणसूत्रों में एक बड़ा और दूसरा Y आकार का छोटा होता है। X जो होता है वो बड़ा होता है और दूसरा Y आकार का होता है, वो छोटा होता है। वायु में ही पुरुष लक्षणों के जीन होते हैं। वायु में क्या होते हैं? अभी हमने बताया भी था कि वायु गुणसूत्र जो होता है Y, वही लिंग निर्धारण की क्षमता निर्धारित करता है, वही पुरुष में लक्षणों में जीन होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या है?
विपर्यासी लक्षणों, यानी विपर्यासी का मतलब है विपरीत लक्षणों, ऐसे भी लिख सकते हैं विपरीत। विपर्यासी या विपरीत लक्षण वाले जनकों में संकरण कराने पर जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रभावी। यहाँ विपर्यासी लक्षण मतलब अलग अलग दो लक्षणों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण उसमें प्रदर्शित होता है या जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है वह क्या कहलाएगा? अप्रभावी। मतलब जो लक्षण दिखाई नहीं देगा वह आपका अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जैसे बैंगनी व सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी से सभी पौधे बैंगनी पुष्प वाले होते हैं। जैसे बैंगनी और सफ़ेद, यानी बैंगनी और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे में जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे होंगे? बैंगनी पुष्प वाले पौधे होंगे। अगर पुष्पों का यह बैंगनी रंग प्रभावी है और सफ़ेद रंग अप्रभावी लक्षण है, जैसे कि जब हम दोनों पौधों में अलग अलग, एक सफ़ेद है एक बैंगनी है, दोनों विपरीत लक्षण है, दोनों विपरीत लक्षण में जब संकरण कराया जाता है तो बैंगनी दिखाई देता है और आपका सफ़ेद दिखाई नहीं देता, तो जो कलर दिखाई देता है वो आपका प्रभावी होता है और जो नहीं दिखाई देता वो आपका अप्रभावी होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश ज़रूर करें। और शेयर करें बच्चे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में जनन की विखंडन तथा खंडन विधि को उदाहरण सही समझाइए। यानी जीवों में जो ये विधि पाई जाती है विखंडन और खंडन की विधियां, दोनों को उदाहरण सही समझाना है। चलिए देखते हैं इसमें पहले विखंडन क्या है। इसमें एक कोशिकीय जीव असूत्री विभाजन द्वारा, इसमें एक कोशिकीय जीव असूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन भी कह सकते हैं, इसमें एक कोश के जीव आसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो संतति जीवों का निर्माण करते हैं। कितने? विखंडन मतलब अलग अलग खंड करना। तो कह रहा है इसमें एक कोशिकीय जीव आसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो संतति जीवों का निर्माण करती है। किसका करती है? दो संतति जीवों का निर्माण करते हैं, उसे विखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, जीवाणु आदि। अगला क्वेश्चन है इसी में अगली हेडिंग है खंडन और विखंडन। आशा करते हैं कि विखंडन समझ में आ गया होगा। चलिए खंडन देख लेते हैं। सरल या तंतु रूपी जीवों में जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, परिपक्व तंतु अनेक भागों में टूट। विखंडन का मतलब कि दो भागों में विभाजित हुआ और खंडन का मतलब कई भागों में टूटना खंडन कहलाता है। जैसे सरल या तंतु रूपी जीवों जैसे शैवाल, कवक के परिपक्व तंतु अनेक भागों में टूट जाते हैं, यानी कई भागों में टूट जाते हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा संतति तंतु का निर्माण कर लेता है और वह क्या कहलाता है? खंडन। यानी कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक निर्माण बना लेता है, एक निर्मित रूप से तैयार हो जाता है, जिसे खंडन कहते हैं। जैसे स्पाइरोगाइरा में होता है। किस में होता है? स्पाइरोगाइरा में। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है स्थलीय परितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जाल को उदाहरण सही समझाइए। यानी स्थलीय परितंत्र जो स्थल में पाए जाते हैं उनको खाद्य जाल सही समझाना है उदाहरण सही। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से बने पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। किसे कहते हैं? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से बने पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं जाल के रूप में पाई जाती हैं। खाद्य श्रृंखलाएं किसके रूप में? जाल के रूप में पाई जाती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का यह जाल ही खाद्य जाल कहलाता है। जो ये खाद्य श्रृंखला का जाल बनाया जाता है वही ही खाद्य जाल आपका कहलाता है। उदाहरण के लिए घास को जैसे कीट भी खाते हैं। घास को कौन खाता है? 1 मिनट। घास को कीट भी खाता है और उसके बीजों को पक्षी और चूहे भी खाते हैं। इसे खरगोश, बकरी भी खाते हैं। इस प्रकार से इन शाकाहारी जंतुओं को विभिन्न प्रकार से मांसाहारी जंतु खा सकते हैं।
चूहे को सांप खा सकता है। बाज या बिल्ली भी इसी प्रकार से सांप, पक्षी, मेढक को भी खा सकता है। तो ये आपका वो खाद्य जाल श्रृंखला का चित्र रहा। जैसे कीट को घास, यहाँ से सॉरी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ये घास से, घास को कीट, कीट को मेढक, मेढक को बाज, और यहाँ से ये चूहा, चूहा भी खा सकते हैं। और चूहा किसको, सांप खा सकते हैं, और पक्षी खा सकते हैं, और खरगोश खा सकते हैं। खरगोश को बाज खा सकता है, और ये पक्षियों को भी खा सकते हैं, चूहा को भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका खाद्य जल श्रृंखला रही। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते क्या है। अथवा में आपके पूछा गया है, नलिका विहीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। आपका ये कोविड-19 के कारण ये नियंत्रण एवं समन्वय का एक चैप्टर था आपका, जो कट गया है, जिसके कारण ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बावजूद भी हम आपको इसका आंसर बताएंगे, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अगर आपके उसमें आता भी है तो तैयार रहेगा। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस से साल 2021 और 22 में कटा हुआ है ये। चलिए फिर भी देख लेते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां क्या है? इन्हीं को अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियां मनुष्य के गले यानी गर्दन में पाई जाती है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। नलिका विहीन ग्रंथियां मनुष्य के गर्दन यानी गले में पाई जाती है, और यह रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती हैं। इसे ये पीयूष ग्रंथि आपका मस्तिष्क में ही है। यहाँ पे ये थायराइड ग्रंथि को हमने उसमें कहा था, ये यहाँ पे मस्तिष्क ही होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप मस्तिष्क करिएगा। ये जो नलिका विहीन ग्रंथि होती है इस पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं, और थायराइड ग्रंथि, तो दोनों अलग अलग जगह हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती हैं, और यह रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। उसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि आती हैं इसमें। पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में होती है, थायराइड ग्रंथि आपके गले में पाई जाती है। दोनों अलग अलग जगह हैं। पूरे शरीर में अंतःस्रावण करने वाली ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में, पीयूष या पिट्यूटरी इसको बोलते हैं, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि आपके गले में पाई जाती है। इनका कार्य क्या है देखेंगे। थायराइड ग्रंथि गर्दन से सांस नली के ऊपर और स्वर यंत्र के नीचे तितली के आकार की होती है। देखा है इसमें थायराइड ग्रंथि के बारे में। और यह ग्रंथि शरीर के तापमान में नियंत्रण करती है, और यह शरीर के T3 यानी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, T3 और T4 लिम्फोसाइट्स आपके पाए जाते हैं शरीर में। तो वही है कि यह ग्रंथि शरीर में T3 और T4 हार्मोन्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? T3 और T4 हार्मोन्स बनाती हैं। ये आपके थायराइड ग्रंथि की संरचना है। ये थायराइड ग्रंथि ऐसी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत क्या होती है और यह प्रकृति में किस प्रकार से अपक्षयित होती है? अपक्षयित मतलब हानि किस प्रकार से होती है? ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। कितने परमाणुओं से? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। वायुमंडल के समतापमंडल वायुमंडल के समतापमंडल में अल्ट्रावायलेट किरणें यानी परावैंगनी किरणें जो होती हैं वो प्रभाव से ऑक्सीजन से ओजोन बनाती हैं। अल्ट्रावायलेट की विकिरणों के प्रभाव के कारण ऑक्सीजन में जब पड़ती हैं ये तो ओजोन बनाती हैं, और उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनी किरणें ऑक्सीजन के अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन यानी सिर्फ नवजात ऑक्सीजन के परमाणु बनाती हैं। सिर्फ O2 होता है आपका, ऑक्सीजन गैस हो जाता है, नवजात ऑक्सीजन सिर्फ होता है, तो परमाणु बनाते हैं। O2 को ये स्वतंत्र परमाणु से संयुक्त होकर के ओजोन बनाते हैं। यानी ऑक्सीजन एक स्वतंत्र परमाणु से ऑक्सीजन गैस एक नवजात ऑक्सीजन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? तभी आपका O3 बनता है, यानी ओजोन बनाते हैं। परावैंगनी विकिरण देखेंगे। O2
पराबैंगनी विकिरण से करेंगे O+O2 तो आपका बनेगा O3 जो आपका है ओजोन। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी सूर्य से जो किरणें आती है वो क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। मनुष्य में इन किरणों के कारण त्वचा संबंधी रोग, त्वचा या कैंसर आदि बीमारियां होने लगती हैं। जीव जंतुओं पर ओजोन की परत के अपक्षय होने के अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उसमें उदाहरण में पूछा गया अथवा में पूछा गया समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। यानी समजात अंग क्या है और समरूप अंग क्या है, उदाहरण सहित। ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य उनके क्या हो, अलग प्रकार के हों, भिन्न हो, वो समजात अंग कहलाते हैं। इनकी इस समानता को समजातता भी कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए होते हैं। क्या होते हैं, मनुष्य के हाथ वस्तुओं के पकड़ने के लिए होते हैं। समरूप अंग देखेंगे, ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति से भिन्न हो, उसी का जस्ट उल्टा, जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो, वह समरूप अंग कहलाएंगे। जैसे कि कीट पक्षी एवं चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। इनके पंख क्या करते हैं, कीट पक्षी एवं चमगादड़ के उड़ने का कार्य करते हैं। अगला है, इसमें 7 नंबर का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, लगभग कई सेटों में है ये। मेंडल के नियमों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसमें मेंडल के नियमों को समझाना है। मेंडल के आनुवंशिक ने 3 नियम निम्नलिखित है। पहला है एकल लक्षण, या इसे को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। किसका, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पादपों में संकरण कराने पर, यानी यहाँ भी आपका जो प्रभावी और अप्रभावी बता रहे थे वो इसी में आता है, प्रभाविता के नियम में ही आता है। तो विपरीत लक्षणों वाले पादपों में जब संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी संतति में प्रदर्शित लक्षण यानी प्रभावी लक्षण होते हैं। जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण। अभी हम आपको ऊपर इसी में आए थे, क्वेश्चन बताया भी है। जैसे जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने दोनों चीज है, शुद्ध लंबा पौधा एक छोटा बौना पौधा, दोनों पादपों के बीच, सॉरी यहाँ पादपों नहीं पादपों हैं, पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्राप्त सभी पादप लंबे होते हैं। क्या होते हैं, सभी पौधे। जब उसमें लंबे और बौने के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए, आपके लंबे। सभी पौधे आपके लंबे प्राप्त होते हैं क्योंकि लंबापन जो गुण होता है वो प्रभावी होता है और बौनापन आपका अप्रभावी होता है, क्योंकि बौनापन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, अप्रदर्शित हो रहा है, इसलिए उसको अप्रभावी कहेंगे। जैसे ये है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा है और स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा है। तो जब इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे यानी संकरण कराएंगे तो आपका ये कैपिटल टी और एक ये स्मॉल टी बनेगा। तो जो ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होता है ये सभी लंबे पौधे यानी शंकर पौधे होते हैं, यानी मिक्स होता है, ये लंबा पौधा होगा। क्या होगा, लंबा पौधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। इसी में अगला वो नियम है पूछा गया है, पहला नियम था। दूसरा है पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। इसी को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी के विषय में युग्मजी पौधे में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी, इसी के जस्ट आगे वाला पृथक्करण का नियम है। ये अभी आपका F1 पीढ़ी है, जब इसी F1 पीढ़ी में अलग से संकरण कराएंगे तो आगे प्राप्त होगा, उसको क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में ही पृथक्करण का नियम सिद्ध होता है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के विषय में युग्मजी पौधे में स्वपरागण कराया जाता है, यानी F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 के संतानों में परस्पर विपरीत लक्षण यानी अलग लक्षण के निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। एक निश्चित अनुपात होता है जिसमें क्या होता है, पृथक्करण हो जाता है। इन लक्षणों को पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे
जैसे देखेंगे, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादपों के बीच, अभी हमने बताया था ऊपर, वही उदाहरण इसमें भी है। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में द्वितीय तथा सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और F1 पीढ़ी पादपों में स्वपरागण जब उनमें संकरण कराएंगे या स्वपरागण कराने पर द्वितीय तथा F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने पादप प्राप्त होते हैं, जिसमें से 3:1 यानी फिनोटाइप अनुपात में और 1:2:1 जीनोटाइप अनुपात में प्राप्त होते हैं। 3:1 का फिनोटाइप का मतलब जो प्रभावी लक्षण होते हैं, जीन रूप प्रदर्शन करते हैं, वो 3:1। इसका अनुपात होता है 1:2:1। कई बार पूछ लेता है कि 1:2:1 का नियम कौन सा है, यानी पृथक्करण के नियम में आता है 1:2:1। ये देखेंगे किस प्रकार से आता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि दूसरी पीढ़ी उसी में जब आगे संकरण कराते हैं तो पृथक्करण का नियम प्राप्त होता है। आपका ये प्राप्त हुआ था अभी ऊपर वाले नियम में, हाँ प्राप्त हुआ था। आपने देखा होगा कि प्रथम नियम में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी जब संकरण कराने पर प्राप्त हुआ था लंबा पौधा। इसके बाद जब इसी में 2 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर इस टी को जब इस टी से क्रॉस कराएंगे, 1 मिनट, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो अगर हम सिर्फ सिद्ध करने के लिए लिखते हैं, बाकी उदाहरण में पेपरों में आप इसी प्रकार से लिखेंगे। 1 मिनट। ये जब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी फिर यहाँ से लेंगे 2 बार क्रॉस कराने पर, तो जब इस टी को इस टी से क्रॉस कराते हैं तो दोनों कैपिटल टी प्राप्त होंगी। फिर इसी ट्री को इस टी से जब क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्राप्त होती है। ठीक है, अब आएंगे दूसरी वाली टी में। जब दूसरी टी में आएंगे तो इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। फिर इस टी से कराएंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि दोनों स्मॉल टी हैं तो दोनों स्मॉल टी बनेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे कौन से पौधे अलग है, कौन से दोनों मिक्स हैं। 1:2:1 का अनुपात निकालना है। एक ये आपके दोनों कैपिटल टी हैं, 1 मिनट, ये आपके दोनों कैपिटल टी हैं तो एक ये हुए, और ये आपके दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल है तो 2 हुए, और एक आपका ये हुआ। तो 1:2:1 का नियम आपका इस प्रकार से सिद्ध होता है। ऐसा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा ये, और इसमें से बाकी ये लिखा हुआ है कि कौन पौधे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसी में तीनों नियम पूछे थे 7 नंबर में। अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो लक्षणों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण तथा चयन यानी स्वतंत्र रूप से होता है। पृथक्करण यानी अलग करना या चुनना स्वतंत्र रूप से होता है तो वह क्या होता है, पृथक्करण का नियम होता है। स्वतंत्र रूप से होता है तथा एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। जब पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले शुद्धजनक पौधे में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 सभी संकर पौधे गोल तथा पीले बीज वाले होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि बीजों का पीला रंग एवं गोल आकार प्रभावी गुण है। इसमें जो होता है अलग, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, थोड़ा वो है लेकिन कठिन नहीं है। पीला रंग और जो गोल आकार होता है वो प्रभावी होता है, और दूसरा होता है हरा रंग तथा झुर्रीदार आकार, तो वो अप्रभावी गुण है। तो F1 पीढ़ी के पौधे पर जब स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। जैसे अभी ऊपर निकला था 1:2:1, तो यहाँ पे 9:3:3:1 4 प्रकार के बीज हुए, 4 प्रकार का अनुपात होता है। अथवा सॉरी, इसका यहाँ पे भी चित्र उदाहरण नहीं है, चलिए अगले वीडियो में बता देंगे, कोई बात नहीं। चलिए हम अगले वीडियो में ये बता देंगे उदाहरण। अथवा में इसका क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये पीछे भी एक सेट में बता चुके हैं, इसीलिए
पीछे एक सेट में आपका ये आंसर हो चुका है, तो देख ले वहाँ से। पहले नंबर, दूसरे नंबर में सारे सेट में हो चुका है ये। ठीक है, चलिए आज का यही वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।